राजनीति में खामोशी कभी कभी सबसे ज्यादा शोर मचाती है। और जब खामोशी सोनिया गांधी की हो और वो अचानक टूट जाए तो यकीन मानिए तूफान आता है। कल तक जो सरकार, जो इकोसिस्टम अपनी धुन में मस्त था, आज वो अचानक बिलबिला उठा है। एक तरफ सोनिया गांधी का वार और दूसरी तरफ मोदी सरकार के सिपह सलारों की बौखलाहट। आज हम उस नैरेटिव की धज्जियां उड़ाएंगे जो पिछले 24 घंटे से आपके टीवी स्क्रीन और व्हाट्सएप इनबॉक्स में परोसा जा रहा है। सवाल बड़ा है, इस देश के लोकतंत्र में असली भस्मासुर कौन है? वो जिसे विपक्ष का नेता बताकर गालियां दी जा रही हैं, या वो जो अपने ही गुरुओं और साथियों को निगल गया? अगले 15 मिनट अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सोनिया गांधी ने जो चुप्पी तोड़ी है उसने पूरी सरकार में खलबली मचा दी है। आज हम इतिहास के उन पन्नों को भी खोलेंगे जिसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आपको कभी नहीं पढ़ने देंगे। खबर की शुरुआत होती है एक अजीबोगरीब हमले से। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मुद्दा क्या था? मुद्दा यह नहीं था कि देश में बेरोजगारी कितनी है, मुद्दा यह नहीं था कि सीमा पर चीन क्या कर रहा है, मुद्दा यह था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के डिनर में राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया। जी हां, आपने सही सुना। और इस आधार पर बीजेपी का कहना है राहुल गांधी भारत की सबसे कमजोर कड़ी हैं। अब जरा इस तर्क की गहराई में जाइए। अगर राहुल गांधी वाकई कमजोर हैं, अगर वो वाकई नॉन रेलेवेंट हैं, तो फिर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसके पास प्रचंड बहुमत है, वो अपना सारा काम धाम छोड़कर राहुल गांधी को गरियाने में क्यों जुटी है? कमजोर कड़ी को तो इंसान नजरअंदाज करता है, उस पर पूरी कैबिनेट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती। गौरव भाटिया ने कहा, और मैं उनके शब्दों को यहां कोट कर रहा हूं, आज राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि वो देश के लिए सबसे बड़ी कमजोर कड़ी हैं। कभी कभी वो जॉर्ज सोरोस के हाथों में खेलते नजर आते हैं, तो कभी पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। वो व्यक्ति जो हमेशा अधिकारों की मांग करता है, वो कभी अपने कर्तव्यों की बात क्यों नहीं करता? यह बयान सिर्फ एक आरोप नहीं है, ये उस डर का प्रतीक है जो विपक्ष के नेता की कुर्सी से सरकार को लग रहा है। उन्हें डर है कि अगर एक कमजोर कड़ी इसी तरह सवाल पूछती रही तो उनकी मजबूत सरकार की पोल खुल जाएगी। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को डिनर का न्योता नहीं मिला क्योंकि वो देश का सम्मान गिराते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो राहुल गांधी को कुपोषित करना चाहते हैं सियासी तौर पर। उन्हें डर है कि अगर राहुल को मंच मिला तो उस नॉन बायोलॉजिकल छवि को तार तार कर देंगे जिसे करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया है। लेकिन बात यही नहीं रुकी। बीजेपी ने राहुल गांधी को एक नई उपाधि दे दी है, भस्मासुर। कहा गया कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को बर्बाद कर दिया, बिहार में तेजस्वी को डुबो दिया और अब अखिलेश यादव की बारी है। यानी राहुल गांधी जिसके साथ जाते हैं उसे भस्म कर देते हैं। यहां मुझे एक पल के लिए रुक कर आपसे पूछना होगा, क्या हमें अपनी याददाश्त पर थोड़ा जोर नहीं डालना चाहिए? चलिए तर्कों की कसौटी पर कसते हैं कि असली भस्मासुर कौन है। भस्मासुर वो होता है जो वरदान देने वाले के ही सिर पर हाथ रख दे। अब जरा भारतीय राजनीति के पिछले 10 सालों को रिवाइंड कीजिए। वो कौन था जिसने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे अपने पार्टी के भीष्म पितामहों को मार्गदर्शक मंडल के ठंडे बस्ते में डाल दिया? जिनका हाथ पकड़कर वो राजनीति की सीढ़ियां चढ़े, उन्हीं को परिदृश्य से गायब कर दिया। वो कौन था जिसने शिवसेना के साथ गठबंधन तोड़ा, फिर उसे 2 हिस्सों में बांट दिया? वो कौन था जिसने अकाली दल, जो उनका सबसे पुराना साथी था, उसे किसान बिल के मुद्दे पर इतना मजबूर किया कि उन्हें साथ छोड़ना पड़ा? वो कौन था जिसने बिहार में नीतीश कुमार के साथ कभी हां कभी ना का खेल खेला और पासवान की पार्टी को चिराग के जरिए कमजोर किया? और वो कौन था जिसने जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाई और फिर उसी महबूबा मुफ्ती को देशद्रोही घोषित कर दिया? अगर इतिहास ईमानदारी से लिखा जाएगा तो भस्मासुर का चेहरा राहुल गांधी का नहीं बल्कि किसी और का नजर आएगा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके खुद के राजनीतिक पितामह कौन थे?
मुलायम सिंह यादव। उन्हीं के चरणों में बैठकर उन्होंने वकालत और राजनीति सीखी और आज उसी समाजवादी विचारधारा और विरासत को गाली देकर वो अपनी नई वफादारी साबित कर रहे हैं। इसे कहते हैं अवसरवादिता और यही आज की असली भस्मासुर सिंड्रोम है। ये सारी बौखलाहट, ये सारा नेम कॉलिंग क्यों हो रहा है? इसकी जड़ में है सोनिया गांधी का एक लेख और उनका एक बयान जिसने संघ और बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। सोनिया गांधी ने कल जो कहा वो किसी सामान्य राजनेता का भाषण नहीं था, वो एक ऐतिहासिक चार्जशीट थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि मौजूदा सरकार का एकमात्र उद्देश्य नेहरू की विरासत को मिटाना और उनका चरित्र हनन करना है। सोनिया गांधी ने कहा, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि नेहरू को बदनाम करने, इतिहास को तोड़ने मरोड़ने और उन्हें छोटा दिखाने के लिए एक सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है। इसका एकमात्र उद्देश्य न केवल उन्हें एक व्यक्ति के रूप में कमतर करना है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम और एक स्वतंत्र राष्ट्र के नेता के रूप में उनकी बहुमुखी विरासत को नष्ट करना है। उन्होंने आगे जो कहा वो और भी तीखा था। यह वो ताकतें हैं जिनका हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भी भूमिका नहीं थी, जिनका हमारे संविधान के निर्माण में कोई योगदान नहीं था, बल्कि उन्होंने तो संविधान का विरोध किया था, उसे जलाया था। यह वो विचारधारा है जिसने नफरत का माहौल बनाया, जिसके कारण अंततः महात्मा गांधी को मारा गया। और दुख की बात भी यही है कि गांधी के मारने वालों को आज भी उनके अनुयायी महिमा मंडित करते हैं। सोनिया गांधी का यह वार सीधा और सटीक था। बीजेपी नेहरू से क्यों डरती है? एक व्यक्ति जो 1964 में दुनिया से चला गया, वो 2025 में नया भारत बनाने वालों की नींद क्यों उड़ा रहा है? क्योंकि नेहरू केवल एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। नेहरू का मतलब है तर्क, विज्ञान, धर्मनिरपेक्षता और समावेशी भारत। और ये विचारधारा उस इकोसिस्टम के रास्ते का एक सबसे बड़ा रोड़ा है जो देश को धर्म के चश्मे से देखना चाहता है। इसीलिए सुबह से शाम तक, व्हाट्सएप से लेकर संसद तक, इनका एक ही काम है, नेहरू को गाली देना। नेहरू को बदनाम करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इसका ताजा उदाहरण राजनाथ सिंह का एक बयान है। राजनाथ सिंह जो कभी अपनी गंभीरता के लिए जाने जाते थे, अब लगता है कि वो भी उसी ट्रोल्स आर्मी का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने दावा किया कि जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर के निर्माण के खिलाफ थे और वो चाहते थे कि वहां मस्जिद बने। जी हाँ, एक रक्षा मंत्री स्तर का नेता यह कह रहा है, लेकिन सच क्या है? सच दस्तावेजों में छिपा है, न कि किसी की चुनावी रैली के भाषण में। सरदार पटेल और के एम मुंशी के बीच हुए पत्र व्यवहार और 2025 में सरदार पटेल मेमोरियल द्वारा प्रकाशित पुस्तक के अंश में एक अलग ही कहानी है। उस समय के दस्तावेजों के मुताबिक जब सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की बात आई तो सरदार पटेल ने जूनागढ़ सरकार से जमीन खरीदी और ट्रस्ट बनाया। जब यह प्रस्ताव पंडित नेहरू के पास गया तो नेहरू का रुख बिल्कुल साफ और संवैधानिक था। नेहरू ने कहा था, सरकार का पैसा मंदिर बनाने में नहीं लगना चाहिए, यह लोगों का काम है, सरकार का नहीं। क्या इसका मतलब यह था कि वो मस्जिद बनाना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के प्रधानमंत्री का नैतिक दायित्व था। नेहरू का कहना था कि आज हम मंदिर के लिए सरकारी पैसा देंगे, कल किसी और धर्म के लोग मस्जिद या चर्च के लिए मांग करेंगे। सरकार का काम अस्पताल, स्कूल और बाग बनाना है। धर्मस्थलों का निर्माण जनता की आस्था और उनके चंदे से होना चाहिए। और सरदार पटेल ने भी इस बात को माना था। उन्होंने बाकायदा लिखा कि हम सरकारी खजाने से पैसा नहीं लेंगे। यह कहना कि नेहरू वहां मस्जिद बनाना चाहते थे, साल का सबसे बड़ा झूठ है। यह वही तकनीक है, झूठ इतना बड़ा बोलो और इतनी बार बोलो कि लोग उसे सच मानने लगे। सोनिया गांधी का बयान एक चेतावनी है, एक चेतावनी इस देश के नागरिकों के लिए कि अगर आपने अपने इतिहास की रक्षा नहीं की तो आपका भविष्य व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सिलेबस से तय होगा। फैसला आपको करना है। आप भस्मासुर उसे मानेंगे जो देश के संस्थानों को बेच रहा है, संविधानों की धज्जियां उड़ा रहा है और नफरत की आग में देश को झोंक रहा है, या उसे जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहा है। तर्क आपका, तथ्य हमारे। सोचते रहिए, क्योंकि सोचना ही जिंदा होने का सबूत है।